नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इंडिया टीवी की ये लगातार कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं विजय चौक से। पार्लियामेंट का विंटर सेशन शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। जाहिर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। एक बीएलओ की मौत के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर तो था ही, और विपक्ष ये भी साफ कर चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान हमने आपके सामने रखा, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती तब तक पार्लियामेंट वो चलने देंगे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होता है उसमें भी जो रवैया सरकार का दिखाई दे रहा है वो विपक्ष को नसीहत देने वाला है। अब क्या मोदी के इस मंत्र को विरोधी समझेंगे? क्या कोई डिस्कशन हो पाएगा? क्या जो महत्वपूर्ण बिल हैं, क्योंकि 13 बिल ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होनी है, क्या चर्चा हो पाएगी? क्या डिस्कशन होगा? क्या एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा हो पाएगी या फिर सिर्फ हंगामा होगा? स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का रवैया क्या रहता है, वो देखने वाली बात होगी। इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। सर जल्दी से क्विक कमेंट। देखिए, ये तो बात हमें पता ही है कि हंगामा होने की पूरी आशंका है इस सत्र में, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं। जैसे अभी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो बिल था उसमें भारत का एक लक्ष्य है कि आपने 2047 तक जो है 100 गीगावाट जो है बिजली जो है वो न्यूक्लियर पावर से बनानी है। उसमें किस तरह से प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं वो आ पाएँ। दूसरा इंश्योरेंस का बिल है जिसमें प्राइवेट इक्विटी जो है उसको बढ़ाने की बात है कि वो कैसे प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा इक्विटी रख सकें, और उसको आसान करने की भी बात है कि कम पैसे में कैसे आप इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा गुटखा और तंबाकू वगैरह के लिए जो सेस बढ़ाने की बात है ये भी आज इसमें है। जो सरकार ने अभी रियायत दी थी, कहते हुए मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जितने मुद्दे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, अगर उससे आधे से भी कुछ मुद्दे यहाँ पर डिस्कस हो जाए, आधे से भी कम मुद्दे पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाए तो बड़ी बात होगी। पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर
आप सदन की कार्रवाई लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा से तस्वीरें आपके सामने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष को जो मैसेज दिया वो एक एक करके आपके सामने रख लेते हैं। बीएलओ से लेकर वोट चोरी तक विपक्ष जो लगातार अटैक करने की सरकार पर कोशिश कर रही है, सरकार का इस पर काउंटर अटैक क्या हो सकता है, आज उसका की एक रूपरेखा प्रधानमंत्री के इस संबोधन में सुनाई दे रही थी, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई विपक्ष को अब नेगेटिविटी छोड़कर नेशन बिल्डिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, हार की निराशा से बाहर निकलना चाहिए, अपनी बौखलाहट को दिखाने के लिए सदन को मैदान की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विपक्ष के ऊपर एक के बाद एक अटैक किया और ये भी कहा कि भाई 10 साल से आप एक ही तरीके का ड्रामा किए जा रहे हैं, ये ड्रामा नहीं डिलीवरी की जगह है। यहाँ तक कि भी देवेंद्र ये कह देना कि भाई वो भी टिप्स देने के लिए तैयार है। एक छोटा सा रिएक्शन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके इस बयान का वो हिस्सा, फिर देवेंद्र आपके पास। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कि पिछले कुछ समय सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं
कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे। रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना, ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है
अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है। आप प्रोटोकॉल के परे रहे और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे, कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और उस ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा बताते हैं। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बतूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ। शायद 60-70 लोग मारे गए। भयंकर बम ब्लास्ट था और उस समय आप बाल बाल बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति अधिक समर्पित भाव से काम करने की जो आपने वजह के रूप में उसको कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक सकारात्मक सोच से बना हुआ जीवन का प्रतिबिंब है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहता है। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है।
आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आप हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ विराजमान है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में, युवा अवस्था में, जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, साधनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी, उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था। लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारत रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज सभी का फोकस है लोकसभा पर। आज लोकसभा में जब एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा होगी तो किन किन बातों को लाया जाएगा, लीजिए अभी अभी जानकारी मिल रही है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राज्यसभा की तस्वीरें आपके सामने हैं। शायद राज्यसभा की कार्यवाही भी देवेंद्र इसलिए चल रही है क्योंकि सभापति जी का स्वागत होना था। आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के एक सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कहा कि
सदन ड्रामे के लिए नहीं है, ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसी पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी नहीं है, संसद में मुद्दे उठाने ना देना ये ड्रामेबाजी है। संसद में प्रदूषण पर क्यों चर्चा नहीं हो सकती? आप सुने प्रियंका गांधी ने क्या कहा। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? तो प्रियंका गांधी काफी आक्रोशित दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संसद में ड्रामे की जगह नहीं है, उन्होंने कहा कि संसद में मुद्दे ना उठाने देना ये ड्रामेबाजी है। संसद में मुद्दे आने चाहिए, प्रदूषण पर क्यों नहीं चर्चा हो, इलेक्शन पर क्यों ना चर्चा हो, SIR के मुद्दे पर क्यों चर्चा ना हो। तो अब आज सदन में नारे लगेंगे या नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी, दोनों ही तरफ से जो वार पलटवार है। और ये मैं पार्लियामेंट के बाहर का बता रही हूँ। संसद तो शुरू होने के साथ साथ लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। देवेंद्र, यही सबसे बड़ा इशारा है कि जितनी जुबानी जंग बाहर है उससे ज्यादा तल्ख जंग जो है वो अंदर है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप देखें तो पीएम ने जो कहा उसमें प्रियंका गांधी जो रिएक्ट कर रही थी, पीएम ने भी तो यही कहा ना कि हर इश्यू पे चर्चा हो। और सरकार ने कल भी न सिर्फ ऑल पार्टी मीटिंग में बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सरकार ने बार बार इस बात पर जोर देकर कहा कि जो आपके इश्यूज हैं, जो भी नियम के तहत संभव हैं, उन नियम के तहत उसकी चर्चा कराई जाएगी। सरकार की तरफ से एक भी इशू ऐसा नहीं था जिसमें सरकार ने मनाही की। जब SIR को लेकर भी कहा गया तो सरकार की तरफ से मंत्री ने यही कहा कि वी विल गेट बैक टू यू, मतलब किस फॉर्म के तहत हम इस पे चर्चा कराने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि अब उस मुद्दे पर चर्चा किस दिन हो वो सरकार बताएगी? बिल्कुल, वो तो BSC में होता है। दूसरा कि किस नियम के तहत है चर्चा, वो तो पूरी तरह से हाउस के नियम एवं कार्रवाई के तहत ही तय होता है। वहां पर अपोजिशन सिर्फ एक स्टैंड लेता है कि नहीं इसी के तहत चर्चा हो, जो और इसी मुद्दे पे हो। फिर अगर सरकार उस बात पे तैयार हो गई तो होगा कि जवाब यही व्यक्ति दें, जो कि पहले के सेशन में आपने देखा होगा। तो वो जो गतिरोध है, उस गतिरोध की आशंका इस बार भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है और वैसा ही होगा। जनता तक अगर विपक्ष अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है आरती जी, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं टिप्स भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप चर्चा तो होने दीजिए। अब जब प्रधानमंत्री ये कह देते हैं तो ये आप चिढ़ा ही तो रहे हैं विपक्ष को, और विपक्ष तो वैसे ही अपनी भुकुटी ताने बैठा हुआ है कि कब प्रधानमंत्री कुछ बोले और फिर से एक अटैक हो। बिल्कुल, देखिए अगर उनके पास टिप्स है, मुझे लगता है ऑपोजिशन को वाकई उनके साथ बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए प्राइवेटली, और उसी के हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि संसद को भंग करे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये सुझाव सही है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव डिबेट, पॉजिटिव डिबेट बहुत ज़रूरी है देश की जनता के लिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है प्रियंका गांधी की भी बात सही है कि कई सारे मुद्दे हैं जो शायद इस संसद का जो प्रोग्राम है, जो ऑलरेडी डिस्कस हुए होंगे और जो शेड्यूल में ऑलरेडी है, और कई मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहती है वो नहीं उठा पा रही हैं। उसका अपना एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट के डिबेट्स, जो जैसे हमें अभी बताया गया। लेकिन संसद के बाहर भी ये सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें उठाने देना चाहिए, मना कोई कर नहीं रहा है। आप उठाइए, आपको प्रेस तो वहाँ खड़ी ही होती है, अभी आप देख रहे हैं सारी प्रेस यहाँ खड़ी है। आप अपने मुद्दे आप सांसद के बाहर उठा सकते हैं जो सांसद में नहीं उठ रहे। अब देखिए लोकसभा में दरअसल हुआ क्या, जिस वक्त आप राज्यसभा की कार्रवाई पूरी देख रहे थे उस वक्त लोकसभा में क्या हो रहा था वो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है 2 मिनट के अंदर अंदर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा के अंदर
का जो हंगामा है वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख दूंगी। और इधर हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जानकारी दे रही हैं कि राज्यसभा में आज बीजेपी सांसदों ने बिहार सरकार हमारी है, बंगाल की बारी है, ये भी नारे लगाए। तो दोनों तरफ से जो तस्वीर है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की है, वहां से आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आप देखिए, आज लोकसभा में जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने अपनी बात रखनी शुरू की, 2 मिनट के अंतराल में ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब वंदे मातरम पर डिस्कशन होना, हो सकता है विपक्ष को ये बात सूट ना करे, हो सकता है कि जिस तरीके की बात सरकार की तरफ से कही गई है, हो सकता है उस मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो, वो 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा लेकर चल रही हो कि एसआईआर के मुद्दे पर ही चर्चा होनी चाहिए और सरकार भी तैयार है। लेकिन ये चर्चा कब होगी, कैसे होगी, नियम अनुसार होगी ये चर्चा। आप पहले हंगामे की तस्वीरें देख लें। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित, ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती,